दोस्तों, भारत के भू आकृतिक प्रदेश हमारे सिलेबस के मुताबिक, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अगला हमारा प्रमुख टॉपिक है भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश। यानी कि भारत की भू संरचना जो है, इसको आकृति आधारित किन किन प्रदेशों में विभक्त किया गया है, इसकी जानकारी, इसका पूर्ण विवरण हम इस वाले लेक्चर अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत भू आकृतियों की तरफ से संपन्न विशाल देश है। यहाँ पर अनेकानेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ और द्वीप समूह को शामिल किया जाता है। आदि सभी तत्वों को, यानी कि हमारी जो स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें आदि सब पाई जाती हैं। भारत पर विस्तृत पर्वत जो हैं वे लगभग 10.7%, पहाड़ियाँ जो हैं वो लगभग 18.6%, वहीं पठार 27.7% और मैदान जो हैं वे लगभग 43% भाग के ऊपर फैले हुए हैं। इस प्रकार से भारत की स्थलाकृतियों का विभाजन हम कर सकते हैं कि भारत पर सर्वाधिक क्षेत्रफल को घिरे हुए मैदान हैं, जो लगभग भारत के 43% हिस्से पर फैले हुए हैं। वस्तुतः उच्चावच व संरचना के आधार पर जो उच्चावच होते हैं, जैसे महासागर है, महाद्वीप है, मैदान, नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार, इन सभी उच्चावचों और इनकी संरचना के आधार पर भारत को हम 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। उच्चावच और इनकी संरचना के आधार पर भारत की भू आकृति की जो संरचना है, उसके कुल कितने भाग किए जा सकते हैं? 5 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का दक्षिण मध्यवर्ती जो भाग है वह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान, चौथा है तटवर्ती मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को कुल 5 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के विशाल मैदान का ही एक उपभाग भी है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से मूलतः भारत की भू आकृतिक संरचनाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय समूह। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की, या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, इसके कौन कौन से भाग हैं और इसका क्या महत्व है। भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम में यह विस्तृत है। यह विश्व की सर्वोच्च व विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय को अपने आप में समेटे हुए है। यानी कि भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है और विशालतम पर्वत श्रेणी है, उसको यह अपने आप में समाहित करता है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की जो नवीनतम मोड़दार, जिसको वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं, वह है। इसके पश्चिम में नंगा पर्वत है और पूर्व में इसके नामचा बरवा मिश्मी पहाड़ी पर स्थित है, जो अक्ष संघीय मोड़ का निर्माण करते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण पर्वत हैं भारत के, एक तो नंगा पर्वत है और जो दूसरा है वह नामचा बरवा है। कौन सा है? नामचा बरवा। जो नंगा पर्वत है वह हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, एक तो यह, और नामचा बरवा जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों मिलकर के एक अक्ष संघीय मोड़ का निर्माण भारत की पर्वतीय श्रृंखलाओं में करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अक्ष संघीय मोड़ का निर्माण करते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इस हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई कम हो जाती है, जबकि ऊंचाई इसकी बढ़ती चली जाती है, जो तीव्र ढालनुमा स्वरूप प्राप्त करती है। जब हिमालय पर्वत श्रेणी में हम पश्चिम से, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से हम जब पूर्व की तरफ, जब असम मेघालय की तरफ हम प्रस्थान करते हैं, या अरुणाचल प्रदेश की तरफ जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर जो पर्वतों की जो ऊंचाई है, वह बढ़ती चली जाती है, जबकि इनका जो फैलाव है वह, यानी कि चौड़ाई जो है वह कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से इस पूर्वी दिशा के अंदर पाए जाने वाले हिमालय की जो श्रेणियां हैं वे तीव्र ढालनुमा पाई जाती हैं, उनमें तीव्र ढाल पाया जाता है। भारत के भौतिकीय प्रदेशों को जिन 5 भागों में बांटा गया है, उसमें पहला है, आप देख रहे हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो ग्रीन कलर के अंदर आपकी आंखों के सामने विस्तृत दिखाया गया है। इस प्रकार से भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम शामिल करते हैं, जिसमें
पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों वाले राज्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, जो लगा करके पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वोत्तर और उत्तरी भागों को शामिल करता है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों से होता हुआ पश्चिम बंगाल तक जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो लगा के मध्य भारत से दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण तक प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, फैला हुआ है। इसी प्रकार से तटीय मैदान, यानी कि जो भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर, जो भारत का पश्चिमी तट है और जो पूर्वी तट है, उसके ऊपर तटों के सहारे सहारे राज्यों की सीमा बनाने वाले जो तट हैं वे तटीय मैदान का स्वरूप कहलाते हैं। और अंतिम जो है वह है द्वीप समूह। तटीय मैदानों के अलावा पांचवा जो प्रमुख प्रकार होता है वह कौन सा है? द्वीप समूह का होता है। तो हम उत्तर की पर्वतीय श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हिमालय पर्वत एक प्रमुख पर्वत है, जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा आता है भारत के भौतिक प्रदेश का, जिसमें हिमालय का पहला भाग जो होता है जिसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। यह हिमालय का उत्तरी भाग है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है हिमालय का, जिसके अंदर 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। वस्तुतः इन श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पूर्व माना जाता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण है, ऐसा माना गया है कि यह हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही हो गया था। उक्त पर्वत श्रेणियां पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं। काराकोरम है तो वह पश्चिमी हिमालय में है, जम्मू कश्मीर की तरफ। वहीं लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां, ये तीनों ही पश्चिमी भागों के अंदर पाई जाती हैं, या हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भागों पर पाई जाती हैं। बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, जिसको केटू गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, यह लगभग 8,611 मीटर ऊंची है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये सवाल है। केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? गॉडविन ऑस्टिन। और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह उच्च एशिया की बैकबोन मानी जाती है। जो एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, उच्च पर्वतीय जो भाग हैं एशिया महाद्वीप के, उनकी यह रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उनकी यह क्या मानी जाती है? रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उच्च एशिया की बैकबोन के रूप में हम काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाने वाली केटू गॉडविन ऑस्टिन को मानते हैं, क्योंकि यह एशिया जो महाद्वीप है उसमें यह सबसे अलग है और सबसे ऊंची है। काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जो पीओके का जो हिस्सा है, जो भारत से कालांतर के अंदर छीन लिया गया था, जिस पर कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। उस क्षेत्र के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि उसी क्षेत्र के अंदर पीओके के अंदर ही काराकोरम श्रेणी पाई जाती है, जहां पर ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय से इंडो और शांगपो शचर जोन द्वारा इसका विभाजन किया जाता है। ये इंडो शांगपो शचर जोन जो है, इसका विभाजन भारत के उत्तरोत्तर क्षेत्र में स्थित काराकोरम पर्वत श्रेणी में किया गया है। बात करें दूसरे प्रमुख पर्वतीय भाग के, जो हिमालय का एक हिस्सा है, जिसे वृद्ध हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वृद्ध हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। तो वृद्ध हिमालय जो है, जिसको हिमाद्री का नाम दिया जाता है, यह हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कहलाती है। वृद्ध हिमालय हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है? 6,000 मीटर है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है भारत के शिखर में, भारत के ऊपरी क्षेत्र में, यहाँ पर काराकोरम श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। दूसरा जो प्रमुख हिस्सा है, जिसे वृद्ध हिमालय का नाम या सर्वोच्च हिमालय का नाम दिया जाता है, इसकी औसत ऊंचाई जो मापी गई है भूगोलवेताओं के द्वारा, वह 6,000 मीटर है। जब इसकी चौड़ाई की मापन करें तो यह 120 से 200 मीटर चौड़ा है। विश्व के सभी प्राचीनतम शिखर या चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं वृद्ध हिमालय में, जिसमें एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा कुछ ऐसे शिखर हैं जो इस वृद्ध हिमालय में पाए जाते हैं। तो वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा पर्वत चोटियां जो हैं वह वृद्ध हिमालय में पाई जाती हैं।
यह वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय शिखर द्वारा विभाज्य होता है। आप जानते हैं कि शुरुआत में जिस हिमालय का अध्ययन हमने किया है वह ट्रांस हिमालय का भाग है। अब जो कर रहे हैं वह वृद्ध हिमालय का भाग है। इसके बाद में शिवालिक या लघु हिमालय आएगा। तो उसी क्रम में यह बताया गया है कि शिवालिक अथवा लघु हिमालय से वृद्ध हिमालय का जो विभाजन होता है वह मुख्य केंद्रीय शिखर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य केंद्रीय शिखर के द्वारा। तीसरा हम पढ़ेंगे हिमालय का भाग है जिसे लघु हिमालय या हिमाचल का नाम दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लघु हिमालय या हिमाचल। इसकी सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर आंकी गई है। चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। वृद्ध व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां पाई जाती हैं। जो लघु हिमालय है और जो वृद्ध हिमालय है उस दोनों के बीच के अंदर जो प्रमुख पर्वत चोटियां पाई जाती हैं उनमें जम्मू और कश्मीर की चोटी, लाहौल स्पीति, लद्दाख, कुल्लू, कांगड़ा और इस प्रकार की जो मनाली की जो घाटियां हैं वे हिमाचल प्रदेश में पाई गई हैं। इस लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, नागटिब्बा और महाभारत की श्रेणियां भी पाई गई हैं जिनका नामकरण किया गया है। वहीं कश्मीर घाटी में बहुत सारे मर्ग अथवा वोग्याल देखने को मिलते हैं। मर्ग अथवा वोग्याल जो होते हैं ये चरागाह के स्थान होते हैं। तो ये कश्मीर घाटी में इस लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मर्गों का नाम जो नामकरण किया गया है उनमें प्रमुख हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग जो कश्मीर में पाए जाते हैं। श्रीनगर में अल्पाइन यहाँ पर बड़ी मात्रा में अल्पाइन चरागाह पाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी और दार्जिलिंग का नाम लिया जा सकता है। जबकि इस क्षेत्र में लघु हिमालय क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनमें शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी आदि का नाम लिया जा सकता है। यह लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से, इसका भी एक विभाजन है। एक लघु शिवालिक हिमालय है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जबकि एक और शिवालिक हिमालय अंत में जो आएगा जब सबसे निम्न स्तर वाला है। तो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से जब इसका विभाजन किया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रीलिम्स के लिहाज से आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने का कार्य कौन करता है। तो उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। अंतिम दोस्तों जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जिसे कहते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक, उसका नाम है शिवालिक या बाह्य हिमालय। यह हिमालय की बाह्यतम और नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी इनका सबसे बाद में अवसादों या चट्टानों के क्रिस्टलीकरण से निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 50 मीटर की पाई गई है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य घाटियां, दून, द्वार आदि सब पाए जाते हैं। जो शिवालिक हिमालय है और जो लघु हिमालय है जो मूलतः हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इन दोनों के मध्य में बहुत सारी घाटियां पाई गई हैं, दून पाए गए हैं और ऐसे द्वार पाए गए हैं जिनमें काठमांडू घाटी, देहरादून की घाटियां और हरिद्वार की घाटियों का नाम लिया जा सकता है। इन सभी घाटियों में कृषि योग्य भूमि का आधिक्य पाया जाता है जिसके कारण मानव जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। और ये सहज रूप से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर कृषि और कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है वहाँ पर मानव अधिवासियों की संख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ पर मानव जनसंख्या भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। इसका निम्न भाग जो शिवालिक हिमालय है इसका निम्न भाग तराई प्रदेश कहलाता है, क्योंकि काठमांडू नेपाल की जो तराई प्रदेश है वो देहरादून उत्तराखंड और हरिद्वार उत्तराखंड का जो निचला भाग है वह तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके निम्न भाग दलदली पाए गए हैं और वनाच्छादित हैं जहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में सदाबहार वन पाए गए हैं। इसके अंतिम निचले भाग पर वृत्त सीमावर्ती भृंश पाया जाता है जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। जबकि शिवालिक हिमालय के निम्नतम स्वरूप में या निम्नतम रूप में शिवालिक के निचले भाग के अंदर हम बड़ा सीमावर्ती भृंश देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर के विशाल मैदान से विभाज्य करने का कार्य करता है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के भागों को जानने के बाद में कि हिमालय का स्वरूप कैसा है। आखिर हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसका स्वरूप कैसा है। हिमालय का स्वरूप धनुषाकार है। एक तो इसका जो आकार है हिमालय पर्वत श्रेणी का, हम हिमालय पर्वत का, वह धनुषाकार है। तिब्बत की ओर इसका ढलान कम है और इस कारण से हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव अधिक पाया जाता है।
जब पर्वतीय ढलान कम होगा तो बर्फ का जो आगोश होगा, बर्फ जब धरातल पर आसमान से ठंडी वाष्प के माध्यम से बनती है तो समतली भागों के अंदर इसका जमाव ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि तिब्बत के पठार और पश्चिमी हिमालय के अंदर कम ढाल होने की वजह से वहाँ पर बर्फ का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। बात करें पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई अधिक है, वहीं पूर्वी हिमालय की ऊंचाई कम पाई गई है, परंतु क्रमिक रूप से अधिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। लेकिन जो पूर्वी हिमालय है जो अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, हालांकि इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन धीरे धीरे क्रमिक रूप से अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसकी ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में कहीं ज़्यादा पाई जाती है। इसके पश्चिम में अरावली और पूर्व में मेघालय का पठार नवीन धुरी का निर्माण करते हैं। इसके भी दो भाग हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को बीचों बीच उत्तर से दक्षिण काटने का जो काम करता है वह एक नवीन धुरी है, और वो नवीन धुरी है जिसके पश्चिम में तो अरावली पर्वत श्रृंखला और पूर्व के अंदर मेघालय का निर्माण होता है, या मेघालय के पठार के नाम से जानी जाती है। हिमालय क्षेत्र में नदियों और घाटियों के सहारे गार्ज पाए जाते हैं, गहरे खड्ड पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, किरथर पर्वत श्रेणियां और दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश की तरफ, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व किनारों पर अन्य दूसरे गार्ज पाए जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्र के अंदर गार्जों की जो उपस्थिति है, उन गार्जों की उपस्थिति के कारण हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर अनेकों प्रकार की लघु पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। जैसे पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियां, ठीक उसी प्रकार से दिहांग गार्ज के साथ लगती हुई म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह हिमालय का स्वरूप था, जिसके अंदर उसकी ऊंचाई, उसका विस्तार, उसके विभिन्न पक्ष और विभिन्न गार्जों का अध्ययन हमने किया है। अब हम जानेंगे कि हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, कि हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं जिनसे परिवहन का रास्ता प्रशस्त होता है, जिनसे परिवहन का या आवागमन का संचालन होता है। तो हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रों में शिवकिला, कराकोरम, नाथुला और बोमडिला दर्रा का नाम लिया जा सकता है। शिवकिला, कराकोरम, नाथुला और बोमडिला जो दर्रे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के संलग्न लद्दाख में कराकोरम दर्रा जो पाया जाता है वह भारत का सर्वोच्च दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। कराकोरम दर्रा जो है वह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के अंदर पाया जाता है, और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत को चीन से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ता है, यानी सड़क मार्ग के द्वारा जिस दर्रे से चीन जाया आया जाता है वह दर्रा कराकोरम दर्रा कहलाता है। दूसरा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को कश्मीर से अलग करता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर शहर को कश्मीर से अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, जो जास्कर श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला जो दर्रा है जास्कर श्रेणी का प्रमुख दर्रा है, इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। तो जोजिला दर्रे से अगर हम पढ़ें तो श्रीनगर से लेकर जब लेह जाया जाता है तो यहाँ जो राजमार्ग है वह श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला वह जोजिला दर्रे से ही पास होता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से लेकर कोठी का मार्ग तय करता है, जो कश्मीर के अंदर पाया जाता है, पीर पंजाल श्रेणियाँ। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। यह जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जवाहर सुरंग के द्वारा तय करता है, यानी कि यूँ कहें कि जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे के साथ बनी हुई है, जहाँ से जम्मू और श्रीनगर का रास्ता तय होता है। नेक्स्ट है शिवकिला दर्रा। यह शिमला से लेकर तिब्बत को जोड़ता है, शी टू शी, यानी कि शिमला टू शिवकिला। तो शिमला से लेकर तिब्बत को जाने का रास्ता जो है वह तय होता है शिवकिला दर्रे से। नेक्स्ट है बड़ा लाचाला दर्रा। यह मंडी हिमाचल प्रदेश से लेह की तरफ रास्ता तय करता है। वहीं उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगाला दर्रा स्थित हैं। वहीं उत्तराखंड जो राज्य है इसकी कुमाऊं पर्वत श्रेणियों के अंदर विभिन्न दर्रे पाए गए हैं, जिनमें माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगाला दर्रा का नाम लिया जा सकता है। मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरता है। अगर आप मानसरोवर झील को यात्रा के लिए जाना चाहें या कैलाश पर्वत की घाटियों में जाना चाहें तो वहाँ पर जाने के लिए आपको जिस दर्रे से होकर अपना रास्ता बनाना पड़ेगा उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दो प्रमुख दर्रे स्थित हैं। सिक्किम के दो प्रमुख दर्रों का नाम है नाथुला और जेलेपला, जिनका व्यापारिक और सामरिक महत्व है। यहाँ दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता तय होता है। तो दार्जिलिंग की जो श्रेणियां हैं और चुम्बी घाटी की जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनसे होकर के आप तिब्बत जा सकते हैं। और मूल रूप से ये चुम्बी घाटी और दार्जिलिंग का जो हिस्सा है वह नाथुला और जेलेपला दर्रा के माध्यम से तय होता है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और यांगयाप दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और यांगयाप दो प्रमुख दर्रे स्थित हैं, दो प्रमुख रास्ते स्थित हैं। बोमडीला दर्रा से तवांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता तय होता है। बोमडीला जो दर्रा है, इसके माध्यम से हम तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जा सकते हैं। वहीं यांगयाप दर्रा के पास ही, जो यांगयाप दर्रा जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रा जो बड़ा ही महत्व वाला दर्रा है, इस दर्रे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत के अंदर आगमन होता है, ब्रह्मपुत्र का भारत प्रवेश होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है, तब वह यांगयाप दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। यहीं से चीन जाने का रास्ता भी तय होता है। दो प्रमुख दर्रे जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बोमडीला जो हमारे को तिब्बत से जोड़ता है, वहीं यांगयाप दर्रा जिससे ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, चीन से भारत को जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है दीफू और पाउसांग या पांगसाऊ दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। पांगसाऊ और दीफू दर्रे दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में हैं और दोनों का काम है भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर उनका रास्ता तय करना। वहीं मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा मणिपुर में है। वहां से इम्फाल से तामू और म्यांमार का रास्ता तय किया जाता है। मूल रूप से यूं कहें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और इम्फाल शहर के साथ लगने वाले प्रमुख दर्रे दीफू और पांगसाऊ दर्रे हैं, जो कि म्यांमार देश के साथ हमारी जो सीमा है उसको सुनिश्चित करते हैं, उसके आवागमन का रास्ता खोलते हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को, हिमालय पर्वत श्रेणियों को इस मैप के माध्यम से हमने आपको बताया है। ये भारत का मैप है जो आपके सामने बना दिया गया है। इस मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा पेन चल रहा है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है। और यहाँ पर अलग अलग श्रेणियों में पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत भारत का पश्चिमोत्तर पर्वत है। वहीं पंजाब हिमालय के अंदर लद्दाख श्रेणी और काराकोरम को शामिल किया गया है। वहीं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से आगे माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर पाया गया है। भारत की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें कुमायूं हिमालय की, तो यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रृंखला, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा और कुमायूं हिमालय के हिस्से में आती हैं। वहीं मकालू और कंचनजंगा जो नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है उसमें स्थित हैं। इसमें तीन प्रमुख नाम लिए जा सकते हैं। गासार का मतलब यहाँ पर है कि भारत की इस सर्वोच्च चोटी के अंदर यहाँ पर गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर डाफलाम दर्रा, नामचा बरवा दर्रा और पर्वत श्रेणियाँ और मिशमी की पहाड़ियाँ पाई गई हैं। वहीं पटकोई सुन की जो पहाड़ियाँ हैं वे अरुणाचल प्रदेश के निम्न हिस्से में पाई जाती हैं। नगा पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं नागालैंड में पाई गई हैं, और मुशाई पहाड़ियाँ जो कि त्रिपुरा के क्षेत्र में पाई जाती हैं, या यूँ कहें मिजोरम के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के तहत हिमालय पर्वत श्रृंखला में जिन प्रमुख पर्वत चोटियों को आप समझ सकते हैं, उनका विवरण दिया गया है। इसके बाद में इनके नीचे आता है उत्तर का विशाल मैदान, जिसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि भू आकृतिक दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। जी बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि भारत को भू आकृतिक दृष्टि से हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देश के लगभग 10.6% भाग पर तो पर्वत पाए जाते हैं, वहीं 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ पाई गई हैं। अगर बात करें पठारी क्षेत्र की, तो 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। वहीं लगभग 43 से 44% भाग के ऊपर भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरे हुए भारत के मैदान पाए गए हैं। भू आकृतिक दृष्टि से भारत के 4 प्रमुख भाग किए जा सकते हैं।
अगर भू आकृतिक दृष्टि से भारत का विभाजन करना चाहें तो 4 प्रमुख भाग किए जा सकते हैं। पहला, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें आप हिमालय से संबंधित पर्वत श्रेणियों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि हिमालय पर्वत की सतत वाहिनी नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, मध्य उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणतम भारत तक जिस पठारी क्षेत्र का विस्तार है उसमें अनेक पठारी भाग उपांगों के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, उसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार से 4 भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं जिनको आप अध्ययन के रूप में अपना सकते हैं। बात करें पूर्व से पश्चिम तक कुल क्षेत्रफल की, तो लगभग 2500 किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत में अवस्थित है। इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की देखने को मिलती है। बात करें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई की, तो ये लगभग 600 मीटर है और नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का हिस्सा माना गया है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को, जिसे हिमालय का नाम दिया जाता है। इसकी आकृति की बात की जाए तो इस प्रकार से इसकी आकृति जो है वह आकार तलवार की भांति नियत की गई है या बनी हुई है। अब दोस्तों, जो कि हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा है, तो हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालय क्षेत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, उनका आखिरकार क्या क्रम है, उनकी क्या श्रेणियां हैं, किस प्रकार से हिमालय क्षेत्र की नदियां किन किन क्षेत्रों में बहती हैं। तो हिमालय क्षेत्र में नदियों के किनारे और क्षेत्र में गहरी घाटियां, गोर्ज और कैनियनों का निर्माण किया गया है। ये जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि प्राकृतिक रूप से हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों और उसकी गहरी घाटियों के अंदर गार्ज और कैनियंस का निर्माण हुआ है। इस हिमालय क्षेत्र में उत्थान और अपरदन से भी इनका निर्माण हुआ है। इन नदियों ने हिमालय क्षेत्र की 4 प्रमुख भागों में बांटने का काम किया है और इन नदियों के द्वारा लाई गई तलछट और अवसादों के कारण और अपरदन के कारण, नदियों के अपरदन के कारण, तलछट के कारण या अवसाद के कारण जिन नवीन स्वरूपों या संरचनाओं का निर्माण हुआ है, उस दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला हिमालय, जिसका हम विस्तृत विवरण यहाँ पे करेंगे, वह है कश्मीर या पंजाब हिमालय। सबसे पहला हिमालय का जो पार्ट है, जिसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है, जो पंजाब प्रांत में फैला हुआ है, जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर राज्यों के अंदर फैला हुआ है। इस क्षेत्र की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जा सकता है। हिमालय यहाँ क्रमिक ऊंचाई प्राप्त करने का कार्य करता है। कश्मीर और पंजाब हिमालय में क्रमिक रूप से हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इस भाग में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर की श्रेणियां स्थित हैं। जबकि कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंदर जिन पर्वत श्रेणियों को हम शामिल करते हैं, जो इसके अंदर सम्मिलित हैं, उनमें जास्कर पर्वत श्रेणी, उसमें लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी को कश्मीर या पंजाब हिमालय में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक पाई गई है। तो पहला हिमालय का भाग जो हमने पढ़ा है, हिमालय के उत्थान, अपरदन, तलछट और अवसादों के निर्माण अथवा क्रिस्टलीकरण से हुआ है, उसमें हम कश्मीर या पंजाब हिमालय को पढ़ चुके हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो मूल रूप से भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर सतलज व काली नदियों के मध्य हिमाचल हिमालय का भाग है और यही उत्तराखंड में स्थित है। सतलज और काली नदियों के बीच में जो मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण हुआ है, यह है। लेकिन ये तीव्र ढालू पर्वत जो हैं, ये उत्तराखंड में पाए गए हैं या हिमाचल का ये भाग माने गए हैं। इसमें नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, कुमायूं हिमालय क्षेत्र में नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि प्रमुख शिखर या चोटियां हैं। नंदा देवी यहाँ की सर्वोच्च चोटी मानी गई है। तो कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड के अंदर नेपाल से सटी हुई सीमा पर फैला हुआ है, इस क्षेत्र की जो सर्वोच्च चोटी है वह है नंदा देवी और यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है और इसके बाद में नेपाल हिमालय में स्थित अन्य दूसरी पर्वत चोटियां, जिनको K2 गॉडविन ऑस्टिन के अलावा दूसरा नाम दिया गया है। यहाँ भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वह नंदा देवी है। वह कौन सी है? नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। पहली सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी कंचनजंगा जो नेपाल में स्थित है, और तीसरी कौन सी हो गई सर्वोच्च चोटी जो अभी हमने पढ़ी है? नंदा देवी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला
सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली सर्वोच्च चोटियों में प्रमुख रूप से केटू गौडवी नोस्टेन, कंचनजंगा और नंदा देवी का नाम ले सकते हैं। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ हिमालय के सर्वोच्च शिखर मिलते हैं, जिनमें एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू का नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटियों में अगर हम नाम ले तो एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट है भाई अरुणाचल असम हिमालय। नेक्स्ट है चौथा कौन सा है? असम हिमालय। तो असम हिमालय को देखते हैं। तिस्ता व दिहांग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में सिक्किम, अरुणाचल व असम के साथ भूटान में भी इसका फैलाव है। असम हिमालय भारत के 3 राज्यों के अतिरिक्त भूटान देश के अंदर भी कुछ हद तक फैला हुआ है, जिसे असम हिमालय का नाम दिया जाता है। यह कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भूटान आप जानते हैं कि अर्ध समतलीकरण वाला क्षेत्र है, जहां पर ऊंची पर्वत चोटियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसको कम ऊंचाई वाला प्रदेश या असम हिमालय कहा जाता है। और क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? उसमें सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया जा सकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार।